आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सईद। नाजरीन, मैं इस वक्त जम्मू शहर में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए नामवर सहाफी सुहेल अहमद काजमी सर हैं। आज इनके साथ बातचीत होगी डिफरेंट मुद्दों के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हाल ही में 3 टायर सिस्टम जिसमें सरपंच, पंच, बीडीसी और डीडीसी को बनाया गया था, 3 टायर सिस्टम बनाया गया था और उनमें से सरपंचेस, पंचेस और बीडीसी की पावर जो है 9 जनवरी को खत्म कर दी गई है। इसी सब के ऊपर मैं बातचीत करूंगा सीनियर एडवोकेट और सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल अहमद काजमी सर से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम आज हमें दिया। किफायत सर, थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, 370 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। सरकार से ये कहती थी कि यहाँ पर इलेक्शन कराया जाएगा, जम्मू कश्मीर में बच्चों को नई नई नौकरियां मिलेंगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब 3 टायर सिस्टम भी खत्म हुआ, इसके ऊपर क्या नजरिया आपका है? देखिए, अभी बी आर शर्मा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की इलेक्शन जो है पूरे भारत में हो रही है और जम्मू कश्मीर में भी हो रही है, और पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, पंचायत, पंचिस, सरपंचिस की इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में होगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सितंबर से पहले यहाँ असेंबली इलेक्शंस भी होनी चाहिए। तो ये साल जो है इलेक्शनों से भरा हुआ साल है। पार्लियामेंट के बाद मुझे लगता है 2 टायर जो टायर सिस्टम है उस पर भी बात होगी, और जरूर इलेक्शन इस साल, सब इलेक्शन इस साल होंगे। सर, जब 3 टायर सिस्टम में सरपंच पंचेस की पावर खत्म कर दी गई, तो जो गांव के लोग अक्सर रहने वाले हैं, जो दूर दराज एरियाज के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये फिक्र हो रही है कि शायद हमारे साथ कोई इनजस्टिस तो नहीं होगा। जैसे कि शहरों में जो है बीडीसी चेयरमैन है, उसके साथ साथ में हमारे म्युनिसिपल काउंसलर है, तो उनका ये कहना कि शायद हमारे साथ कहीं कोई भेदभाव तो नहीं होगा। आपने ऐसा रो पड़ा नहीं, सरकार ने बीडीओस को, तहसीलदार को एम्पावर किया हुआ है, उनकी जगह पे इन प्लेस किया है कि उनकी सारी पावर्स जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है आप देखेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है लोगों की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहेगा जब तक ये इलेक्शंस नहीं होंगी। तो ये टाइम पूरा हुआ है, इलेक्शन ये टाइम, इनका टाइम फ्रेम जो था वो पूरा हो गया। तो पूरा होने के बाद तो री इलेक्शन होती हैं। अब क्योंकि पार्लियामेंट की इलेक्शन होनी है जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन भी हो जाएंगी। लेकिन किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन प्लेस किया हुआ है बीडीओस को और तहसीलदार को इनकी पावर्स के साथ। सर, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद 2019 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कुछ चेंजिंग आपको लग रही है जम्मू कश्मीर में? देखिए, आर्टिकल 370 की बात करना अच्छी बात नहीं है, अब फजूल है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है हिंदुस्तान के, उन्होंने फैसला दे दिया है। और चेंजेस की बात मैं बोलूं तो आर्टिकल 370 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था, ना 35 एग्जिस्ट करता था। एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैं आपसे कह रहा हूँ, दैट वाज जस्ट a स्पीड ब्रेकर between the good prosperous development works between जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली, वो सब हट चुका। और जब आर्टिकल 370 के बाद, हाँ, 4-5 साल में इलेक्शंस नहीं हुई यहाँ पे, वो एक प्रॉब्लम है। हम यूटी में आगे, वो हमें थोड़ा सा धक्का लगा है, लेकिन ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कह दिया कि स्टेटहुड रिस्टोर होगी, और इलेक्शंस यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि होंगी। लेकिन आर्टिकल 370 जाने के आप कहते फायदे क्या हुए? तो फायदे जो है वो ये है कि अब हमें बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह जो है देखना शुरू होगी मरकज। और उसका नतीजा ये है कि मैं अभी परसों ही पुंछ से आया। पुंछ का रोड जो है वो कभी 70 सालों में बना ही नहीं था। एक ब्रिज बना था, शेर कश्मीर ब्रिज, और ये इलाका जो था बिल्कुल नेग्लेक्टेड था। वहां भी रोडों के काम चल रहे हैं, 2 लेनिंग हो रही है। मुझे लगता है और 5-6 महीने में हम 5 घंटे में पुंछ पहुंचेंगे। उसी तरह चिनाब वैली की भी बात करें तो वहां भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाईवेज की बात करें तो वो भी इन प्लेस है, काम रात दिन चल रहा है, टाइम फ्रेम पे काम चल रहा है। ऑनरेबल गवर्नर जो है बड़े मजबूती से जम्मू कश्मीर की जो जायज और जो बिल्कुल अच्छी चीजें हैं उन पे काम कर रहे हैं। और जो भी कंसीव प्लान्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आ रहे हैं, और उसका फायदा लोग ले रहे हैं। चाहे वो सेल्फ रिलायंट सिस्टम की बात हो, चाहे बैंक लोन्स की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो पानी और बाकी चीजों की बात हो, तो सब पे काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ चुनी चुनाई सरकार नहीं है, आपको बताने वाले नहीं है, तो इसलिए वो दिखता नहीं है। लेकिन यह है कि लोग ओवरऑल
हर चीज को देख रहे हैं और हर चीज का फायदा जम्मू कश्मीर के लोग ले रहे हैं। सर अगर बात मैं करूं जम्मू कश्मीर में, एक तरफ से आपने बहुत सारे फायदे जो है यहाँ पर गिनवाए कि यहाँ पर ये चीजें हो रही है, तो दूसरी तरफ से अगर मैं देखूं तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ अभी भी जो है अपना सीना पेट रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ लोगों का डाटा ये भी है कि 15 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं। उसकी ये वजह है कि जम्मू कश्मीर में नौकरियां नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? आपको लगता है कफायत साहब कि नौकरी ना मिले और बंदा रेडी ना लगाए, दुकान ना लगाए और वो चर्स पीना शुरू कर दे, अफीम खाना शुरू करे? इज इट पॉसिबल? फ्रस्ट्रेशन जो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारत में यूथ में बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और चाइना और इस तरफ से और बाकी नेबरिंग स्टेट से यहाँ ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो खोखला नौजवान होता जाए और ये एक नया उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी है टू वीकन द इंटरनल सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें हमें ध्यान रखना है। पुलिस पैरामिलिट्री बिल्कुल ध्यान रखती है। एज ए सिटीजन हमें भी अपने बच्चों का, अपने भाइयों का ध्यान रखना है कि वो इन चीजों लतों में ना पड़े, क्योंकि सस्ते नशे हैं और कहीं कहीं तो मुफ्त में दिए जाते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो खराब हो। लेकिन नौकरी के साथ नशों को जोड़ना, मैं समझता हूँ ये तो नशे तो बड़े बड़े जो अफसर है वो भी करते हैं, तो ये कहना कि नौकरी नहीं है तो हम नशे करेंगे, तो ये कोई रेलिवेंट बात नहीं है। जहां तक नौकरियों का ताल्लुक है, जो एसएसआरबी से जो भी पिछले 3-4 सालों में रिक्रूटमेंट है, ऑनरेबल एलजी उनको अनाउंस करते हैं और जहां कोई प्रॉब्लम आई उनको रद्द किया गया और ट्रांसपेरेंट तरीके से एम्प्लॉयमेंट का जाल जो है जम्मू कश्मीर में बुना जाए और जहां जहां जिसकी जरूरत है उसको बिल्कुल पूरा करने की एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही और वो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स पीएससी के थ्रू और एसएसआरबी के थ्रू आपको नोटिफाई होती हैं। अब ये कहना कि हर बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा जम्मू कश्मीर में, वो मुमकिन नहीं है। ये इतनी बड़ी स्टेट नहीं है, 1,40,00,000 की यहाँ आबादी है और एरिया के हिसाब से आप देख लीजिए कितना बड़ा एरिया है। तो हर आदमी ये सोचे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में अब्जॉर्ब हो जाऊंगा, वो जरा नामुमकिन सी चीज है। लेकिन हाँ, टूरिज्म सेक्टर को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। 2 करोड़ के करीब पिछले साल टूरिस्ट यहाँ आए, चाहे वो पिलग्रिम टूरिज्म था या दूसरा टूरिज्म था, उस पे जोर शोर से काम चल रहा है। कल ही ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने गुजरात में कहा है कि गुजरात के लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में करें, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो। अब ये कहना कि हम बाहर की अच्छी चीजें यहाँ नहीं आने देंगे या होने नहीं देंगे, अच्छे होटल्स बनेंगे, अच्छे टूरिज्म सर्किट्स बनेंगे, अच्छे जो और चीजें हैं, अलाइड सेक्टर्स हैं जो टूरिज्म से जुड़ी हुई है, अच्छी ट्रांसपोर्ट होगी, तो ये सब चीजें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगी, जिसका फायदा हमारे बच्चों को होगा और वो फायदा परमानेंट है। उसका फायदा लेना चाहिए क्योंकि हम एक बहुत खूबसूरत रियासत में रहते हैं जिसको जम्मू कश्मीर कहते हैं और जम्मू कश्मीर मालदीव से भी ज्यादा खूबसूरत है और इसमें अगर टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल अच्छी तरह से फ्लोरिश होता है तो मुझे लगता है सारे सेक्टर जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में वो सब एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट करेंगे और अच्छी रोटी रोजी का साधन जो है हर घर में 80s की तरह जम्मू कश्मीर के हर घर में वो आएगा। सर एक तरफ से भारत सरकार नशा मुक्त भारत का वादा करती है, ये कहती है कि हम भारत के अंदर जो है नशा को बिल्कुल खत्म कर देंगे, चाहे वो किसी भी किस्म का नशा हो। वहीं पर जम्मू में जो है डिफरेंट जगहों पर जो है शराब की दुकानें खोली जाती है। क्या सरकार इसके ऊपर जो है कंट्रोल नहीं कर सकती है? देखिए, शराब की दुकानें खोली जाती हैं लेकिन सरकार ये तो नहीं कहती जबरदस्ती कि आप शराब पिए। जहां जहां टूरिज्म सेक्टर होगा, चाहे वो स्विट्जरलैंड है, चाहे अमेरिका है, चाहे लंदन है, चाहे दिल्ली है, चाहे कोई भी रियासत है, चाहे वो इवन के ड्राई स्टेट जो केरला है, वहां भी 50-60 किलोमीटर के बाद जो नंबर 1 डेस्टिनेशन है टूरिज्म की जम्मू इंडिया में, वहां भी 50 किलोमीटर का एक लिकर शॉप है। आपको अगर पीनी है तो आप पीजिए, नहीं पीनी है तो आपको कोई जबरदस्ती तो देता नहीं। गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है और ये चीजें सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, तो जिसका जो दिल करता है वो करे, लेकिन हाँ उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसकी कंजप्शन से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो उसका ध्यान सरकार रखती है, पुलिस रखती है। अदरवाइज जो है लिकर जो पॉलिसी है जो नई इंट्रोड्यूस जम्मू कश्मीर में हुई है, उससे भी आप देखिए कि ऑनरेबल गवर्नर बता रहे थे कि 300 करोड़ के करीब उसका रेवेन्यू जो है जम्मू कश्मीर के खजाने में आया है और वो पैसा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे ही लगेगा, बाकी जगहों पे, बाकी चीजों पे जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। तो गवर्नमेंट कभी फोर्स नहीं करती है कि आप ड्रग्स लीजिए, या जम्मू गवर्नमेंट ये कभी नहीं कहती है कि आप गलत चीजों में मुलव्वस हो जाइए। लेकिन जो चीजें चल रही हैं, बनी हुई हैं, और रेस्टोरेंट्स, बार्स और ये सब चीजें टूरिज्म के साथ रिलेटेड है, तो जिनको जिस चीज का फायदा लेना है, जिस चीज को इस्तेमाल करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे।
सर एक सवाल, राम मंदिर को लेकर बहुत टाइम से सवाल एक लोगों के पास था, कंट्रोवर्सी थी, हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, बहुत ज्यादा लोग जो हैं चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं बहुत ज्यादा शहीद अभी तक हो चुके हैं इस लड़ाई को लेकर। आज जो है 22 जनवरी को राम मंदिर का बहुत बड़ा उद्घाटन होने वाला है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि 22 तारीख को राम अयोध्या आएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है एज ए सीनियर जर्नलिस्ट? देखिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का फैसला था, हम सब ने उसको वेलकम किया। 22 ममालिक मुस्लिम कंट्रीज में ट्रिपल तलाक का चलन नहीं था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो एक फ्रस्ट्रेटेड कंट्री है, जो एक रिसेशन से चल रही कंट्री है, वहां भी ट्रिपल तलाक नहीं थी। तो इंडिया में वो प्रेवलेंट था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका फैसला दिया, जजमेंट आई, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर मुसलमान ने उसका वेलकम किया। जो भी अपनी माओ बहनों की सुरक्षा या उनकी सिक्योरिटी चाहता है तो उसने उसका वेलकम किया। उसी तरह राम जन्मभूमि का जब फैसला आया तो हमने अल्लाह का शुक्र किया कि फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया, तो ये बिला वजह की लड़ाई जो है खत्म होगी। बिला वजह की दो कम्युनिटीज में अननेसेसरली कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स या कुछ ऐसे पॉलिटिशियन जो सिर्फ सत्ता की गलियारों में राम मंदिर और अयोध्या को और बाबरी मस्जिद को कई स्लोगन लेते रहते थे, उस पर बिल्कुल खत्म होगी बात और लोगों ने एक्सेप्ट किया जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और 22 को लल्ला वहां आ रहे हैं राम जी और पूरा भारत जो है उसका स्वागत कर रहा है। बिल्कुल बनाइए, आप मंदिर बनाइए, मंदिर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार की तरफ से एक ऐलान ये भी हुआ है, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वहां पर एक मस्जिद भी जो है बहुत बड़ी बनाई जाएगी, जो कि कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, जिसमें जो है मेडिकल कॉलेज भी होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी भी होगी, जिसमें तमाम फैसिलिटीज जो है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो मरकज की सरकार है वो ये समझती है कि किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखते हुए ये फैसला दिया है। और उसके बाद मरकज ने वहां मस्जिद का निर्माण के लिए भी इजाजत दी और जगह भी लोकेट की और एक पूरी फुल फ्रेम बॉडी भी बनाई है और बिल्कुल वहां वो भी बनेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है नहीं चाहती है, जिस तरह मुल्क आगे बढ़ रहा है मुल्क आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरह की आज हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी है या इंटरनल सिस्टम है वो आगे जा रहा है, तो उसमें अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी तो वो एक धक्का जमहूरियत को लगेगा और हिंदुस्तान की प्रोग्रेस में वो स्पीड ब्रेकर बनेगा। तो ये वेलकम स्टेप्स हैं, हमें इसको वेलकम करना चाहिए और अपनी मस्जिद जब बन जाएगी हम भी मस्जिद में जाएंगे और राम के मंदिर में भी जाएंगे, क्योंकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज है सारी कम्युनिटीज को एक नजर से देखना, सारी कम्युनिटीज में आपस में प्यार मोहब्बत से वो चले। और आज लोहड़ी का दिन है, मैं अभी थोड़ी देर पहले लोहड़ी का कोई प्रोग्राम था वहां से आया, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे हिंदू भाई मुझे लोहड़ी में बुलाते हैं। वो समझते हैं कि हम भी उनका हिस्सा है और हम समझते हैं कि ईद में वो भी हमारे पास आते हैं तो वो भी हमारा हिस्सा है। एक गुलदस्ता आपसी रवादारी मोहब्बत प्यार से खिला रहे तभी भारत आगे बढ़ेगा। अगर हम सिर्फ तनकीद पे तनकीद करते रहेंगे तो मुल्क की प्रोग्रेस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। सर जिस तरह आपने कहा लोहड़ी या दिवाली या ईद, यहाँ पर एक कम्युनिटी की बात करना मैं भूल गया और उस कम्युनिटी की बात मैं यहाँ पर जरूर करूंगा। मैंने पहले ही मुलाजिम की बात की, मैंने यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ की बात की, मैंने कहा कि वो ड्रग्स में मुब्तला है, जो हमारे पास रेशो आ रहा है बहुत सारे लीडर्स के द्वारा बताया जा रहा है 15 लाख लोग है। पर यहाँ पर एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो 5 साल से लड़ रही है, बोल रही हमें कुछ ना कुछ मिले। डिलीविजर को जो है सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, मगर सरकार अभी भी उनका कोई मसला हल नहीं कर रही है। यहाँ तो उनकी रेगुलाइजेशन बोल रहे हैं वो, यहाँ तो तनख्वाह मिनिमम वेजेस बोल रहे हैं, दो में से एक भी चीज नहीं हो रही है। मैं एज ए जहां पॉइंट ऑफ व्यू रखना था अपना, मुर्मू साहब यहाँ गवर्नर थे, मैं उनसे भी मिला, उनको भी कहा कि सर इनका कोई कसूर नहीं है, किस सरकार ने कौन सा मुलाजिम लगाया उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। मुलाजिम खुद तो लगता नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार में उनको लगाया जाता है। इसी तरह सत्यपाल मलिक साहब थे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता था कि सर 60,000 के करीब वो लोग हैं, कुछ तो रिटायर होने वाले हैं, उनको रेगुलराइज करें ताकि ये 60,000 फैमिलीज, बंदे नहीं 60,000 फैमिलीज आपको दुआएं देगी और उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि उस पर भी कोई ना कोई कमेटी बैठी है जो ये देख रही है कि इनको किस तरह से अकोमोडेट करना है और मुझे लगता है कि जल्दी ही अकोमोडेट होंगे और वो एक जो सिस्टम है आगे से रिक्रूटमेंट का वो फुल प्रूफ तरीके से होगा। लेकिन जो पीछे कोताहियां पिछली प्रीवियस सरकारों ने की हैं उसको किस तरह से अमेंड करना है, मुझे लगता है एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जरूर इसको देख रही है और इसमें कोई ना कोई फार्मूला जो है वो जरूर सामने आएगा जिनसे इन 60,000 लोगों को सहूलियत भी मिलेगी और ये रेगुलराइज भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे साथ बातचीत कर रहे थे सीनियर सहाफी
सोहेल काज़मी सर, जिनके साथ मतलब बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे तजुर्बात इनके थे जो इन्होंने हमारे इस एक्सक्लूसिव बातचीत में जो है डिस्कस किए, और इन्होंने ये सारी जो राम जन्मभूमि है उसके ऊपर बात की, जम्मू कश्मीर का डेली विजन है उसके ऊपर बात की, जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन जो होने वाले हैं उसके ऊपर बातचीत की, 3 टायर सिस्टम के ऊपर बातचीत की। उम्मीद और तवक्का रखता हूं कि आपको ये बातचीत हमारी पसंद आई होगी, और तवक्का रखता हूं कि अगर मुझे कोई सवाल रह गया होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम इनके साथ फिर से बातचीत करेंगे तो वो सवाल मैं जरूर इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।